अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, वो है बेलमेंट। बेलमेंट एंड प्लेज आज हमारा टॉपिक है और हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है और इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं और ये ख़त्म कैसे होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट, इसकी टर्मिनेशन कैसे वर्कआउट होगी और फिर एंड में डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बेलमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो कहे कि मैंने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो। बेलमेंट होता है, अगर हम बिल्कुल इसको सादा ज़बान में रखें, कि कोई शख्स भी अपनी कोई गुड्स किसी भी दूसरे शख्स को दे, किसी भी दूसरे शख्स को दे, किसी वजह से, किसी पर्पस से, और उससे कहे कि या तो ये आप मुझे एक वक्त के बाद वापस कर देना, या तो रिटर्न कर देना, या इसको डिस्पोज ऑफ कर देना, फेंक देना। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सर बात समझ नहीं आई? आइए इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सर हम में से हर किसी ने बेलमेंट किया होगा। मिसाल के तौर पे अली ने एग्जाम में असलम को कैलकुलेटर दिया। अब आप इसको देखें, अली ने कैलकुलेटर दिया असलम को, अली ने गुड्स दी असलम को और वापस की नीयत से ली कि आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। आप मार्केट गए, आपकी चप्पल टूट गई, आपने मोची को अपनी चप्पलें दी और आप जब आपने कहा कि मैं आगे से सौदा लेके आ रहा हूँ, आपने जो चप्पल उसको दी सिलाने के लिए, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। तो आज के बाद जब भी आप उनके पास जाइए तो आप ये ना सोचिएगा कि आपने उनको सिर्फ चप्पलें दी, आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि मैंने उनके साथ बेलमेंट किया है। पड़ोसन ने अम्मा से कहा कि इलेक्ट्रिशियन आया है हमारे घर में, कोई बड़ा स्टूल नहीं है, टेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप दीजिएगा, उसको ऊपर लाइट लगानी है, मैं आपको थोड़ी देर में वापस करती हूँ। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। तो सर बेलमेंट हर वो चीज़ होती है जिसके अंदर ये चीज़ पाई जाए। नंबर वन, एक अग्रीमेंट हो बिटवीन टू पार्टीज, एक कॉन्ट्रैक्ट हो, एक अग्रीमेंट हो। नंबर टू, इसके अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स हो। एंड नंबर थ्री, कोई पर्पस हो, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए इस बेलमेंट की। ठीक है जी। अब मजीद इसको हम देखते हैं। सर ये तीन बातें हमने यहाँ पे जमा की। नंबर वन इज अग्रीमेंट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट हो दो पार्टीज के दरमियान। नंबर टू, डिलीवरी ऑफ गुड्स हो, उसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं पर्पस। इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सनल सर्विस हो सकती है। आपने पड़ोसन से कहा मैं जा रही हूँ, मेरी इस बिल्ली को आप संभालिएगा, इसका ख्याल रखिएगा, और जब मैं आऊँ तो क्या कहते हैं, आपसे मैं ये वापस ले लूंगी। दिस इज कॉल्ड पर्सनल सर्विस। सेफ कस्टडी के लिए भी बेलमेंट हो सकती है। आप बैंक के पास गए, आपने लॉकर खरीद लिया और जो बैंक को अपना सामान रखवाया, और इसके अलावा आपने किसी को कुछ सम वर्क टू बी अपॉन, आपने टेलर मास्टर को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए, आपने कहा इसको धो के वापस कर देना, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। टेलर को कपड़े सीने को दिए, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। आपने किसी से गाड़ी उठा ली ट्रांसपोर्टेशन के लिए और आपने किराए पे उठा ली, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। तो हर वो चीज जिसके अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी और कोई किसी ना किसी मकसद से होगी, तो दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। एंड थर्ड इज डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर ये डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसी होनी चाहिए, तो इसको देखिएगा जरा, कि नंबर वन तो ये वॉलेंट्री हो, यानी आप खुद खुशी खुशी गए थे धोबी के पास, धोबी ने आपके साथ कोई सर पे पिस्तौल नहीं रखी थी, यानी खुशी खुशी मामला हो। और एक्चुअल डिलीवरी हो या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो। सर वॉलेंट्री तो समझ आ गया कि हम धोबी के पास गए थे और हमने उसके पास चीज़ रखवाई और अपना मकसद के लिए, या हम पड़ोसी के पास खुद गए थे, पड़ोसी ने हमारी बिल्ली चोरी नहीं की थी। और एक्चुअल का मतलब ये है कि आप उसको कपड़े देकर आए,
या बिल्ली जैसे आप देकर आए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि आपने पड़ोसन से कहा कि देखो हमने जो पीछे वाला बाग है ना वहां पर अपनी बिल्ली रखी हुई है, आप उसका ख्याल करना। या आपने मिसाल के तौर पे कोई आपके पास टोकन है जो इस बात का इंटाइटलमेंट करता है कि फलानी चीज अगर वो टोकन दिखाया जाएगा, जैसे कार पार्किंग है, तो आपने गाड़ी की जो पार्किंग की जो आपको पर्ची मिली थी वो अगले को दे दी कि यार ये पकड़ो और क्या कहते हैं जाके गाड़ी यूज कर लो। तो ये पर्ची एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स है कि वो जाएगा और उसको मिल जाएगी। और डिलीवरी ऑफ गुड्स से होगा क्या, से डिलीवरी ऑफ गुड्स या तो वॉलेंट्री होगी, या एक तो वॉलेंट्री होगी, नंबर टू एक्चुअल होगी या कंस्ट्रक्टिव होगी। और इसके साथ होगा क्या, या तो वो गुड्स आपको वापस मिल जाएंगे उसी हालत में या चेंज होके, जैसे आपका टेलर मास्टर कपड़े सी के आपको वापस कर देता है, या आपने उसको कहा था कि भाई इसको सी के किसी और को दे देना, मुझे नहीं चाहिए, किसी गरीब को दे देना, फलानी चीज आपने किसी को दी, का इसको इस्तेमाल करके फेंक देना, तुम्हारी मर्जी है। दिस इज ऑल कॉल बेलमेंट। सर इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, अब उसको देखते हैं, इसके बाद हम इसको किताब से भी देखेंगे अपनी सबको। टाइप्स ऑफ बेलमेंट। सर टाइप्स इसकी जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो दो हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिवॉर्ड्स हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट भी हैं। सर विद रिस्पेक्ट टू रिवॉर्ड ये है कि एक होती है ग्रेटिचुअस, थोड़ा सा आपको मुंह टेढ़ा करके कहना पड़ेगा, इट्स हार्ड टू कॉल, और एक होती है नॉन ग्रेटिचुअस। अगर आपको याद हो तो हमने कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस में भी इसको देखा था कि जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व, ग्रेटिचुअस वो होती है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती। यानी मिसाल के तौर पे आपने पड़ोसी के पास बिल्ली रखवाई थी, इसमें कोई कंसिडरेशन तो थी नहीं, आपने कहा हम 4 दिन के बाद टूर करके आ जाएंगे तो तुमसे ले लेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्रेटिशियस पेमेंट। एंड जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी, यानी टेलर मास्टर, तो दैट इज कॉल्ड नॉन ग्रेटिशियस पेमेंट। पड़ोसन के पास बिल्ली, इसकी एग्जाम्पल हो गई, या यहाँ पर हो गया टेलर मास्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें सिर्फ बेनिफिट होगा एक्सक्लूसिवली फॉर द बेलर, या एक्सक्लूसिवली फॉर द बेली, या फॉर बोथ। सर पहला सवाल तो ये है कि ये बेलर और बेली क्या है। तो जी जिस तरीके से आपने या अली ने असलम को कैलकुलेटर दिया था, या आपने मोची को चप्पल दी थी, या अम्मा ने पड़ोसन को टेबल दी थी, तो ये जो देने वाला है इसको यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ही इज नोन एज बेलर। और जो लेने वाला है असलम हो गया, मोची हो गया, पड़ोसन हो गई, दे ऑल कॉर बेली। आपने किसी को पेंसिल दी तो आप बेलर और वो बेली। तो या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा बेलमेंट का जो सिर्फ और सिर्फ बेलर के फायदे के लिए होगा, या सिर्फ बेली के फायदे के लिए होगा, या दोनों के लिए होगा। सर बात समझ नहीं आई, मिसाल से समझाएं। पड़ोसन के पास आपने जो अपना सामान रखवाया था कि हम नहीं हैं, ये सिर्फ इसमें आपका फायदा है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेलर। या आपने किसी को गाड़ी दी उसके इस्तेमाल के लिए, आपने अगले को कैलकुलेटर दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेली। या टेलर मास्टर वाले मामले में दोनों का फायदा है, आपको कपड़े सी के मिलेंगे और उसको पैसे मिलेंगे। सर दो और भी टाइप्स हैं जिसको हम बेलमेंट के अंदर ला सकते हैं, वन इज सब बेलमेंट या सब बेली, एंड अनदर इज प्लेज। और ये आज का हमारा एक दूसरा टॉपिक है जिसको भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे। सर सब बेली ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी को, आपने टेलर मास्टर को दिए कपड़े,
और ये हैं टेलर मास्टर साहब और ये हैं आप। आपने इसको दिए कपड़े के लिए, लेकिन कपड़े में कुछ एम्ब्रॉयडरी थी तो टेलर मास्टर खुद नहीं करता, वो किसी और से कराता है। तो जो एम्ब्रॉयडरी के लिए टेलर मास्टर ने किसी और को दिया, तो नाउ दिस बंदा इज योर सब बेली, एम्ब्रॉयडरी वाला। इसके लिए सिंपल यही है कि ये आप अभी भी बेलर ही रहेंगे और ये टेलर मास्टर बेली रहेगा और ये एम्ब्रॉयडरी वाला बंदा सब बेली कहलाएगा। सिंपल, इसको अभी किताब से देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर भी हो जाएगा। सर एक इसकी टाइप होती है प्लेज। सर इसके अंदर एक खास चीज शामिल होती है कि जब आप एज ए सिक्योरिटी किसी के पास कोई चीज रखवाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिट। सर यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है, या तो पर्पस पेमेंट ऑफ डेट होगा या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होगा, तो दिस इज कॉल्ड प्लेज। आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से कहा कि मुझे लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, और बैंक ने कहा मैं आपको देने को तैयार हूं मगर अपने घर के कागजात मेरे पास रखवा दो, टाइटल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास एज ए सिक्योरिटी रखवा दो, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और इसकी टाइप होगी प्लेज। ठीक है जी, मजीद इसको भी हम आगे देखेंगे जब इसको हम एज अ टॉपिक देख रहे होंगे। अच्छा जी, अब हम देखने जा रहे हैं ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट। और पार्टीज कौन कौन सी हैं? बेलर और बेली। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी किताब से एक बार इसको कंप्लीट देख लेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर ड्यूटी है बेलर की, ड्यूटीज ऑफ बेलर अगर हम देखें कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि बेलर ने जब बेली को गुड्स देने हैं, इसकी एक ड्यूटी है कि जब बेलर ने बेली को गुड्स देने हैं तो पर्पस बताना मैं क्यों दे रहा हूँ, तो ये हमेशा बेलर की ड्यूटी बेली का राइट बन जाएगा। सर क्या मतलब, बात नहीं समझ आई? आइए इसको देखते हैं। सर बेलर की एक ड्यूटी ये है कि वो ड्यूटी है उसकी कि डिस्क्लोज कर दे फैक्ट्स को, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा घोड़ा है, आपके घर में होता है, आपके जो आपने घर के बाहर छोटा सा बाग रखा है उसमें होता है, और वो थोड़ा सा पागल है। यानी कभी कभी वो ऐसा करता है कि आपको भी फेंक देता है, लेकिन आपके पड़ोसन को ये बात नहीं पता, और वो अक्सर आपसे कहता है कि यार मुझे इसकी एक राइट चाहिए। अब या तो आप उसको ग्रेटिट्यूसली देंगे, ऐसे ही मोहब्बत में दे देंगे कि हाँ जाओ चक्कर लगा के आओ, या आप उससे कुछ चार्ज भी कर सकते हैं, यानी नॉन ग्रेचुअली जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी। अगर आपने इसको नहीं बताया कि भैया ये थोड़ा थोड़ा पागल है और ये कभी भी तुम्हें उठा के फेंक सकता है, इसकी लगाम को इतना खुला मत छोड़ना, तो यहाँ पर अगर वो यानी ग्रेटिचुअस पेमेंट है, यानी जिसमें आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलने वाली, और घोड़े ने कोई ऐसी हरकत कर दी और आपको पता भी है कि घोड़ा पागल है, यानी अगर बेलर अवेयर है कि थोड़ा सा पागल है और कोई मटेरियल प्रॉब्लम भी कर सकता है, इंटरफेरेंस भी आ सकती है बेली के लिए, और घोड़े ने कोई ऐसा मामला कर दिया, तो यहाँ पर इस सूरत में बेलर लायबल होगा बेली को इंडेमनीफाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए। यानी अगर बेली को कोई चोट वोट आ गई तो बेलर लायबल होगा इसको कंपनसेट करने के लिए। तो पहली ड्यूटी यह है कि बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स। अगर ग्रेटिचुअली है और आपको पता था, गौर कीजिएगा, अगर आपको पता था कि घोड़ा पागल है, गाड़ी की ब्रेक थोड़ी सी वीक है, आपने अपने दोस्त को ऐसे ही कहा कि हाँ जाओ ले जाओ, कोई मसला थोड़ी है, और मटेरियल प्रॉब्लम भी उसके लिए क्रिएट हो सकता है, इस केस में आप कंपनसेट करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं था, आपने बस उसको गाड़ी दी या घोड़े ने फर्स्ट टाइम पागलपना दिखाया, कि आप, तो फिर आप लायबल नहीं होंगे। लेकिन नॉन ग्रेटिचुअस है, इसके अगेंस्ट आपकी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। अब आपको पता हो कि ना हो, whether Beller knows or not, whether he knows or not, he is liable to compensate। तो जो आपका
जो बेलर की ड्यूटी थी कि डिस्क्लोज द फैक्ट्स, तो बेली का राइट है कि इसको फैक्ट्स डिस्क्लोज किए जाएं, फैक्ट्स टू बी डिस्क्लोज टू हिम। नंबर 2, इफ कोई मसला हो जाए तो राइट ऑफ कंपनसेशन। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह आप हर राइट के साथ और हर ड्यूटीज के साथ ये रिलेशन मिला लीजिएगा, आपको ये याद रखना आसान हो जाएगा, वरना आपको हर ड्यूटी उसका राइट अलग से याद करना पड़ेगा। तो अगर आप ड्यूटीज ऑफ बेलर याद कर लेंगे और ड्यूटीज ऑफ बेली याद कर लेंगे तो आपको राइट्स ऑफ बेलर और राइट्स ऑफ बेली याद नहीं करने पड़ेंगे। सर, जो दूसरा राइट है जो इम्पोर्टेंट है, जो दूसरी ड्यूटी है बेलर की, वो ये है कि ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस। सर क्या मतलब? अगेन इसमें भी यही फर्क है। अगर तो ग्रेटिचुअस है तो जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपकी बिल्ली सिर्फ दूध पीती है और कुछ भी नहीं लेती, और आपने पड़ोसन के पास रखवाई थी और उन्होंने भी इसके ऊपर खर्चा किया, इसको दूध वूध पिलाया, तो आप उसको पैसे देंगे। लेकिन नॉन ग्रेटिचुअस है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आप बेयर करेंगे। चलिए, नेसेसरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फ़र्क होता है? मिसाल के तौर पे आपने आपने अपनी बिल्ली पड़ोसन के पास ही रखवाई थी और वो बीमार हो गई, यानी अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा आ गया जो रूटीन से हटके था। तो अब यहाँ पे होल दो आपने उससे कंसिडरेशन तो ली थी, मगर ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो लॉ ये कहता है कि अब उसकी तुमने खैर आफियत के पैसे बेयर करने हैं, बेलर। लेकिन अगर यहाँ पर पड़ोसन इसको गोश्त खिला रही है क्योंकि और इसको ज़्यादा फ्री कर रही है, तो अब आप बाउंड नहीं होंगे। सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए हेयर यू आर बाउंड टू बेयर एक्सपेंसेस, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं होते उसके लिए यू आर बाउंड। सर, जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ हैं हम इसको यहाँ पे सिर्फ इसलिए घुमा रहे हैं ताकि हम जब किताब से पढ़ें तो हमें रिकॉल करने में आसानी हो। सर, तीसरी ड्यूटी ये है कि अगर क्रेडिटर्स बेलमेंट है, अगर क्रेडिटर्स बेलमेंट है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है और बेलर ने बेली को एक टाइम पीरियड के लिए दी थी और बिफोर कंप्लीशन या बिफोर टाइम वापस मांग ली, वापस ले ली, तो अगर तो बेली को कोई नुकसान होता है तो बेलर को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। सर क्या मतलब? देखिए जी, आपने अपने पड़ोसन को अपनी सिलाई मशीन दे दी अम्मा ने, और उसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं थी, और आपने कहा था और आपकी ये बात हुई थी कि 2 महीने बाद मैं वापस ले लूंगा या ले लूंगी, अम्मा ने कहा ले लूंगी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, 1 महीने बाद अम्मा ने जाके वापस ले ली। अब उन्होंने पीछे कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हुए थे कि कपड़े सीने के। अब उनको जो नुकसान होगा आपके वापस जल्दी लेने से, अपने वक्त से पहले लेने से, अब आप उनको यानी एज अ बेलर लायबल है कंपनसेट करने के लिए। सर, और आसान आसान ड्यूटीज हैं। ड्यूटी टू रिसीव बैक गुड्स, दर्जी के पास जाके आपकी ड्यूटी है कि ऐसा ना हो कि आपने कहा बस कपड़े सिल गए ना, उसने आपको कहा था 5 सितंबर को आके ले लेना, आपने कहा उसी के बाद पड़े ना, मसला नहीं है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर के जाके अपने कपड़े वापस ले दर्जी से, वरना लेट हो जाएंगे तो दर्जी लायबल नहीं होगा। अगर खो गए तो एक रीजनेबल टाइम में जाके वापस लेने चाहिए। अच्छा जी, एक ड्यूटी इसकी ये भी है कि ड्यूटी टू इंडेमनिफाई बेली फॉर एनी डिफेक्टिव टाइटल। मिसाल के तौर पे आपके पास जो मोबाइल था, आपके पास जो गाड़ी थी, वो चोरी की थी, आपने बेली को दी और उसका टाइटल डिफेक्टिव था और उसका असल ओनर आ गया और उसने बेली को डांट पीट करके मार के अपनी गाड़ी वापस ले गया, और असल ओनर ले गया तो लेके भी जा सकता था। अब जो बेली को नुकसान हुआ, जो उसको चोट आई, यानी अब आप उसको इंडेमनिफाई करेंगे। एंड द लास्ट इज ड्यूटी टू बेयर द रिस्क ऑफ लॉस।
अगर बेलर ने यानी टेलर मास्टर ने यानी पड़ोसन ने ऐसे ही बिल्ली का ख्याल किया, ऐसे ही कपड़ों का ख्याल किया जैसे वो अपनी चीज का करता है, और अगर बारिश आ गई, बिल्ली मर गई, मौसम खराब हो गया, दर्जी की दुकान में आग लग गई और कोई ऐसी कोई वजह दिख भी नहीं रही थी, कुदरती कोई हादसा हो गया, तो बेलर लॉस को बेयर करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर ड्यूटीज ऑफ बेली। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने ड्यूटीज ऑफ बेलर याद कर लिया तो राइट्स ऑफ बेली का रिकॉर्ड आप खुद ही बना सकते हैं। इसी तरीके से ड्यूटीज ऑफ बेली जब आप करेंगे तो राइट्स ऑफ बेलर खुद ही स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये किताब में आपको अलग अलग भी मिलेगा, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बेली की पहली ड्यूटी क्या होगी? बेली की पहली ड्यूटी यह है कि ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द गुड्स। अभी हमने देखा कि उसने आपकी गुड्स को ऐसे ही टेक केयर करना है जैसे वो अपनी करेगा। अच्छा जी, ड्यूटी नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। मिसाल के तौर पे आपने टेलर मास्टर के पास अपनी शादी की एक शेरवानी तैयार करवाने दी, और वो इतनी खूबसूरत थी कि अभी आपको उसने जो टाइम दिया था उसमें 10 दिन बाकी थे, और उसने पहले जल्दी तैयार करा ली और अपने बेटे को एक शादी के अंदर कहा, बेटा तुम पहन लो, कोई मसला नहीं है, अच्छे लगोगे, और किसी को क्या पता, और उसको तो आने में वैसे ही टाइम है। तो यहाँ पर अगर आपको पता चल जाए तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि वो कहे कि आपकी शेरवानी खराब थोड़ी हुई है। यहाँ पे सिर्फ अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स पे भी आपको कंपनसेशन बेली को देना पड़ेगा। सर नेक्स्ट है हमारे पास, बाकी हम किताब से देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख रहे हैं कि ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। जिस तरीके से बेलर की ड्यूटी है कि वो जाके रिसीव करे, इसी तरीके से बेली की भी ड्यूटी है कि वक्त के कंप्लीट होने पे, टाइम कंप्लीशन पे या पर्पस की अकम्पलिशमेंट पे गुड्स को वापस करे और अपने पास रख के ना बैठे। अदरवाइज कुछ अगर गुड्स खराब हो गए तो लाइबल हो जाएगा वो बेलर को कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज। मिसाल के तौर पे आपने गाय का बच्चा, आपने एक गाय रखवाई थी अपने पड़ोसी के पास, और आपने कहा कि हम 4 महीने बाद वर्ल्ड टूर करके आ रहे हैं। ये आप हैं, ये आपका पड़ोसी है, और ये एक छोटी सी गाय है। गाय बहुत बुरी है लेकिन आप समझ जाएं ये गाय है। अब 4 महीने में इस गाय ने एक और बच्चा दे दिया, यानी काऊ का बच्चा, काऊ बेबी। अभी जो काऊ बेबी है, आपको सिर्फ पड़ोसी ये नहीं कहेगा, बेली ये नहीं कहेगा कि तुमने मुझे सिर्फ गाय दी थी तो चलो सिर्फ ये लेके जाओ, नहीं, वो साथ में इसके साथ जो इंक्रीज आया है वो भी आपको रिटर्न करने का बाउंड है। यानी बेली की ड्यूटी है कि ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज, तो बेलर का क्या राइट बना? ड्यूटी टू रिसीव इंक्रीज। एंड सर लास्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, not to mix goods with own goods। ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, अपने गुड्स के साथ उसको मिक्स नहीं करेगा। अगर गलती से हो गई मिक्सिंग और गुड्स सेपरेबल हैं, यानी अलग हो सकते हैं, पता चल सकता है ये आपके हैं, तो जो सेपरेशन करने में खर्चा आएगा वो बेली बेयर करेगा। और गुड्स सेपरेबल नहीं है, यानी चीनी, दाल, गंदम सब मिक्स हो गया, कैसे पता चलेगा ये बेलर का था जिसने मेरे पास रखवाया था? तो अब वो लॉस ऑफ गुड्स बेयर करेगा बेली। अच्छा क्लास, तो यहाँ तक हमने ये देखा कि बेलमेंट क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। अगर हम इसका उल्टा कन्वर्स करेंगे तो राइट्स खुद ही स्टैब्लिश हो जाएंगे, जो भी हम किताब से देखेंगे भी, और एक आध एक्स्ट्रा राइट है तो जब हम किताब से घूम रहे होंगे तो वहां से हमें एक बार हम देख लेंगे। अच्छा, लास्ट है हमारे पास बेलमेंट के अंदर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, यानी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा।
तो पेमेंट के टर्मिनेशन को हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ, एक है तमाम टाइप्स ऑफ पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, और एक है सिर्फ ग्रेटिचुअस पेमेंट। यानी ग्रेटिचुअस पेमेंट को अलग से हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे खत्म होगी, और ऑल टाइप्स के अंदर ग्रेटिचुअस तो वैसे ही शामिल होगा। तो अगर सिर्फ ग्रेटिचुअस को देखा जाए तो डेथ ऑफ पेलर एंड बेली की सूरत में वो खत्म हो जाएगी, जिसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं थी। और दूसरी सूरत वो होगी जो अभी आपने देखी थी कि टाइम पीरियड स्पेसिफाई था, लेकिन अम्मा ने पड़ोसन से अपनी मशीन वक्त से पहले ले ली थी, तो बेलमेंट वहां पर टर्मिनेट हो जाएगी। वो अलग बात है कि अगर पड़ोसन को कोई नुकसान हो रहा हो तो अम्मा लायबल टू कंपनसेट है। लेकिन और तमाम टाइप्स ऑफ बेलमेंट के अंदर पहली होती है ऑटोमेटिक टर्मिनेशन, यानी खुद ही खत्म हो जाएगी। वो तब होगी जब दर्जी ने आपके कपड़े सी दिए हो, या आपने किसी के पास 2 महीने के लिए रखवाया हो और वो वक्त खत्म हो गया हो, तो एक्सपायरी ऑफ टाइम हो या पर्पस कंप्लीट हो गया हो। और दूसरा इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। अगर इनकंसिस्टेंसी है यूज ऑफ गुड्स में, आपने किसी के पास कोई चीज रखवाई 2 महीने के लिए, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया, या आपने किसी को दिया था लैपटॉप वाकई में उसके इस्तेमाल के लिए, अब वो उसको ऐसे यूज कर रहा है, अपने घर के बच्चों को भी दे रहा है और सबका हाथ साफ करवा रहा है जैसे कोई खिलौना मिल गया हो, तो अगेन ये इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यहाँ खत्म हो जाएगा। या तीसरी सूरत ये होगी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे काम पूरा वक्त पूरा तो कहानी खत्म। अगर कोई चीज तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, आपने उसके पास बिल्ली रखवाई थी, बिल्ली मर गई, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वहां पे हो जाएगा खत्म। अच्छा जी, अब हम देखने लगेंगे प्लेज। प्लेज को हम थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम अपनी किताब से इसको रीड करेंगे पूरे को। सर, प्लेज का हल्का सा हमने अभी ओवरव्यू देखा था कि ये एक बेलमेंट की टाइप है, और इसमें क्या होता है, एक शख्स होता है जो कोई गुड्स, कोई सिक्योरिटी रखवाता है, जो तो यहाँ पर जैसे वहां पे बेलर और बेली था, तो यहाँ पे होगा प्लेजर या प्लेजी, और इसका दूसरा नाम भी है पॉनर और पॉनी। तो सर यहाँ पे पार्टीज के दो दो नाम हैं, और यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने इसका हल्का सा ओवरव्यू लिया था कि या तो ये रीपेमेंट ऑफ गुड्स के लिए आप रखवाओगे एज अ सिक्योरिटी, रीपेमेंट ऑफ अ डेट के लिए, या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। तो जब आप कोई चीज एज अ सिक्योरिटी रखवाते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्लेज। वही वाली मिसाल कि आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से कहा मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक ने कहा कोई मसला ही नहीं है, घर की बातें ले लो, लेकिन मुझे तुम क्या सिक्योरिटी दोगे? आपने कहा मेरे घर के कागज आपके पास होंगे। जब आप सिक्योरिटी रखवाएंगे टाइटल डॉक्यूमेंट्स की, दिस इज कॉल्ड प्लेज। ठीक है जी। और इसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स की या गुड्स की जो डिलीवरी होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी या एक्चुअल होगी। इसके राइट्स ऑफ ऑनर और पॉनी या प्लेजर और प्लेजी हम किताब से देखेंगे, क्योंकि प्लेजर जो होता है वो एक बेलर भी होता है, तो तमाम राइट्स और तमाम ड्यूटीज उसकी वही होंगी जो बेलर की होगी। प्लेजी एक बेली भी होता है क्योंकि उसी की टाइप है, तो तमाम राइट्स तमाम ड्यूटीज भी होंगी, लेकिन इनके कुछ एडिशनल राइट्स ड्यूटीज भी हैं, तो जब हम किताब घुमाएंगे तो देख लेंगे। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेज बाय नॉन ऑनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सेप्शन से आप समझ लें प्लेज करने वालों की। मिसाल के तौर पे अभी आप बैंक के पास गए थे तो आपने अपने घर के डॉक्यूमेंट्स ही बैंक के पास रखवाए थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप उस रेलिवेंट चीज के ऑनर नहीं होते और प्लेज करते हैं। जैसे प्लेज करवाली मर्केंटाइल एजेंट है, यानी आपका एजेंट है, आपने उसको आगे कर दिया कि जाओ तुम मेरे ब्याह पे करके आओ, तो ये वैसी ही प्लेज होगी जैसी आप कर रहे हैं, और इसकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। या प्लेज बाय पर्सन टू पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो और वो प्लेज करवा ले, तो वो वैलिड होगी जब तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ना हो जाए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में बहुत डिटेल में देखा था कि लेट्स से आपने किसी से फ्रॉड से मोबाइल खरीद लिया,
तो अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे तो अगला कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। लेकिन जब तक आपके पास है और आप उसको प्लेज करवाएँगे किसी आगे बंदे के पास, प्लेजी के पास, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है। तीसरी है प्लेज इन बाय सेलर, प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। मिसाल के तौर पे आपने फ्रूट वाले से फ्रूट खरीद लिया या किसी से आपने घर खरीद लिया, लेकिन अभी है उसी की पोजीशन में, रहता उसी में वही है। आपने फ्रूट वाले से कहा भैया ये थैली पकड़ो मैं आगे से आता हूँ। आपने किसी से चप्पलें खरीदी, आपने कहा ये भी आप अपने पास रखें, वापसी में हम ले लेंगे। और आगे उसने, हालांकि उसने बेच दिए लेकिन पोजीशन अभी भी उसके पास है और उसने वो गुड्स एज ए सिक्योरिटी रखवा के प्लेज कर लिया, तो अगेन प्लेज हो जाएगा। लेकिन प्लेजी को ये ना पता हो कि ये गुड्स अब इसके नहीं रहे, वरना नहीं होगा। इसी का उल्टा प्लेज बाय बायर इन पोजीशन बिफोर सेल। आप गए चश्मे वाले के पास और आपने कहा कि ये चश्मे तो अच्छे हैं लेकिन मैं घर पे जाके देख लेता हूँ, घर वालों को दिखा देता हूँ, अगर उनको पसंद आए तो ये मेरे। तो अब ये है तो आपकी पोजीशन में लेकिन अभी तक सेल नहीं हुई, आपके नहीं हुए। तो अगर तो ऐसा है, तो अगर तो ऐसा है और आपने इसको आगे प्लेज करवा दिया तो ये भी हो जाएगा, सब्जेक्ट टू, इसके अंदर भी वही है कि जिससे आप प्लेज करवाने जा रहे हैं उसको ये बात ना पता हो कि ये इसका मालिक नहीं है। और लास्ट है प्लेज बाय को ओनर्स। अगर तो को ओनर्स हैं और उनके दरमियान ऐसी कोई शर्त नहीं है कि सबकी कंसेंट शामिल होना ज़रूरी है, तो एक बंदा भी जाके प्लेज करवा सकता है उस रेलिवेंट प्रॉपर्टी का। अच्छा क्लास, अब हम तमाम कॉन्सेप्ट को किताब से देखते हैं और फिर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा टॉपिक। ठीक है जी, आइए हम इसको किताब से देखते हैं। अच्छा जी, तो हम इसको किताब से देख रहे हैं और किताब हमारे सामने है। तो ये है नेचर ऑफ बेलमेंट, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो अभी हमने देखा था, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, यानी डिलीवरी होगी, पर्पस होगा, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वही तीन बातें। और जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो रिटर्न या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। और जो डायरेक्ट देता है उसको हम कहते हैं बेलर, और जिसको दिया जाता है दिस इज कॉल्ड बेली। तो क्लास बहुत सिंपल है, अभी हमने ये पूरा इन डेप्थ देखा है। एग्जाम्पल्स हैं, आप लाजमी इसको रीड कीजिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल्स देखने के बाद हम देख सकते हैं कि यही इसेंशियल्स हैं कि अग्रीमेंट होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी और डिलीवरी वॉलेंट्री होनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डिलीवरी वॉलेंट्री हो, कोई ज़बरदस्ती ना हो, और एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। आपको कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और अपने साथ अपनी क्वेरीज नोट करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या जब हम क्लास में होंगे तब भी पूछ सकते हैं। अगेन पर्पस हो तो पर्पस को हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। एंड लास्ट इज रिटर्न होने चाहिए स्पेसिफिक गुड्स, यानी दर्जी को चाहिए कि अगर आपने कपड़े सीने को दिए थे तो सिर्फ सी के रखने नहीं होते और वापस भी करने होते। और हमने ड्यूटी भी देखी बेलर की, तो उसको जाके लेने भी होते हैं और उसके बाद छोड़ने नहीं होते। टाइप्स ऑफ बेलमेंट अभी हमने देखा कि या तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड होगा या ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड में दो बातें थी, ग्रेटिशियस या नॉन ग्रेटिशियस। ग्रेटिशियस वो वाली जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, और नॉन ग्रेटिशियस जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी। और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, वही पड़ोसन के पास अपनी बिल्ली रखवाना। फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ बेली, इसको अपने दोस्त को अपनी गाड़ी देना, उसको कहीं घूमने जाना इसके लिए, या टेलर मास्टर के पास कपड़े सिलवाने जाना, जिसमें दोनों का फायदा है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, वही आप रीड कीजिएगा। एग्जांपल्स हैं, सब बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट था कि अ सब बेली इज़ अ पर्सन, ये वो बंदा है जो हमारी एग्जांपल में अभी था एम्ब्रॉयडरी वाला, यानी हमने ऐसा बेलर कपड़े दिए थे टेलर मास्टर को जो थे बेली, और उनको सिर्फ कपड़े सीना आते थे और एम्ब्रॉयडरी के लिए वो किसी और को देते थे, और वो हैं सब बेली।
अब आइए इसको देखते हैं। A sub-bailey is a person to whom the actual possession of the goods is transferred by someone who himself is not the owner of the goods, यानी बेलर, but has a present right of possession of them as a bailey of the owner, कि वो बेली ऑफ द ओनर यानी बेलर का बेली है और वो उसका उसके पास ये राइट था, प्रेजेंट राइट था कि पोजीशन उसके पास हो और वो आगे किसी को दे सके। Where the bailey subbails the goods with the authority of the owner, owner ने ही कहा था, बेलर ने ही कहा था मुझे कढ़ाई वाले कपड़े चाहिए। The relationship between the owner and the sub bailey, the relationship between the owner यानी आप बेलर and the sub bailey वो कढ़ाई वाला is that of बेलर and bailey। ठीक है जी। नीचे इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल दी हुई है, बहुत जबरदस्त दी हुई है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी गाड़ी लेके गई तो इंश्योरेंस कंपनी बेली, आप बेलर, और उसने किसी को रिपेयर करवाने के लिए दी तो वो सब बेली। इसके बाद है प्लेज। अभी हमने पूरा ऐसे टॉपिक देखना है और यहाँ पे सिर्फ इसके नाम लिखा हुआ है कि प्लेज होता क्या है और पार्टीज को हम क्या कहते हैं, दैट्स इट। अच्छा जी, अभी हमने देखा ड्यूटीज, राइट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें हमारी ग्रिप में होनी चाहिए, इस पे केस स्टडीज बहुत आराम से बन सकती हैं। और मैंने आपको यही बताया कि ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, अगर ड्यूटी है बेलर की तो ये किसका राइट बनेगा, बेली का। कि बेली का राइट ऐसे बनेगा कि उसको फैक्ट्स भी डिस्क्लोज होने चाहिए और अगर उसको कोई मसला हो जाता है उन फैक्ट्स डिस्क्लोज ना होने की वजह से तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और जैसे अभी हमने इसमें देखा था कि अगर के टीचर्स है तो कोई नॉन रूटीन मसला, जो वो मसला जो आपको पता है और मटेरियल है तो क्या कहते हैं आप लायबल है। लेकिन अगर नॉन ग्रेड टीचर्स है तो कोई भी मसला हो जाए आप लायबल है एज अ बेलर उसको कंपनसेट करने के लिए, डैमेजेस क्लेम करने के लिए। और ये उसकी वो हो गई। अच्छा जी, इसके बाद ये पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, अगर लिस्टिंग याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और नीचे पैराग्राफ में डिटेल्स हैं जो भी हम एक मरतबा देखने भी जा रहे हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर में हमने देखा था कि अगर ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स के अंदर अगर के टीचर्स बेलमेंट है और बेलर अवेयर है, आपको पता है आपका कुत्ता पागल है, आपका घोड़ा थोड़ा सा बितका हुआ है, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल है और वो मटेरियल इंटरफेरेंस कर सकता है यानी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो अब आपने अगर ये नहीं बताया और उसको नुकसान हो गया यानी उसको नुकसान होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल था और वो चला के आ गया, अब कुछ नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो बेलर इज लायबल फॉर बेली फॉर सच लॉस। लेकिन अगर नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, अगर आपको चाहे कोई लॉस का ना भी पता हो, he knows whether he knows those faults or not, यानी बेलर को पता हो कि ना पता हो, he is liable to compensate। इसके बाद आसान आसान है, ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस। हमने देखा कि यहाँ पर नेसेसरी एक्सपेंसेस, वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, और इन केस ऑफ टर्मिनेशन अगर वही अम्मा की सिलाई वाली मिसाल, मशीन वाली मिसाल, ड्यूटी टू रिसीव बैक, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली, और ड्यूटी टू बेयर द रिस्क ऑफ लॉस, के अगर उसने उसकी ऐसी हिफाजत की थी जैसे एक आम आदमी को करनी चाहिए थी और अगर चीज़ ख़त्म हो गई, चीज़ बर्बाद हो गई, कपड़ों को आग लग गई उसकी दुकान में आग लगने की वजह से, तो बेलर लॉस बेयर करेगा। फिर ड्यूटीज ऑफ बेली हमने देखा था कि गुड्स को केयर करेगा जैसे वो अपनी चीज़ों को करता है, अनऑथराइज यूज़ नहीं करेगा। आपकी शेरवानी उसने अपने बच्चे को पहना दी। मिक्सिंग ऑफ गुड्स में हमने देख लिया, अगर सेपरेबल हैं तो अलग करने का खर्चा बेली का, इनसेपरेबल हैं तो पूरी चीज़ के नुकसान का खर्चा बेली का। फिर ड्यूटी टू नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल, ये यही है, ये चीज़ हमने अभी नहीं देखी थी, ये डिफरेंट चीज़ है कि अगर, तो वैसे तो बेली को मेन ड्यूटी यही लगाई गई है कि तुमने बेलर को गुड्स वापस करनी है। लेकिन अगर कोर्ट मना कर दे कि बेलर जो बेली तुम्हारे पास जो चीज़ है वो तुम बेलर को वापस नहीं करोगे, फिलहाल हम इस पे तुम्हें ऑर्डर देते हैं तो अब नहीं करेगा, द बेली इज नॉट द लीगल ऑनर ऑफ द गुड्स बेल्ड। बेली इज नॉट द लीगल ऑनर ऑफ द गुड्स बेल्ड, जो गुड्स बेल्ड हुई है उसका लीगल ऑनर नहीं है, बट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बेलर। He cannot deny the right of the baler to bail the goods and receive them back. He may, however, refuse to deliver the goods back to the baler. देने से मना कर सकता है if there is an effective pressure such as court order not to return goods. फिर ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स उसने उसको वापस करनी है। ड्यूटी टू इंक्रीज रिटर्न इंक्रीज, अगर कोई चीज़ उससे इजाफी आई है तो वो भी वापस करनी है। अच्छा जी, राइट्स ऑफ बेलर बहुत सिंपल है, आप देखिएगा, और तकरीबन ये हम उसका कन्वर्स ही है, उल्टा ही हम देख चुके हैं। राइट्स ऑफ बेली भी तकरीबन वही है, लेकिन एक आध जो चीज़ है जो एक्स्ट्रा होगी वो मैं भी आपको दिखाऊंगा।
वो ये है जी कि राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, ये चीज अभी हमने नहीं देखी थी तो इसको पढ़ लेते हैं। सर लियन कहते हैं कब्जे को, कि बेली कब कब्जा कर सकता है। अभी जब हम देख रहे हैं कि राइट्स ऑफ बेली यानी दर्जी यानी पड़ोसी जिसने आपकी बिल्ली संभाली, तो वो कब कब्जा कर सकता है, लियन कब स्टैब्लिश होगा। लियन सर कहते हैं कब्जे को। ये इंपॉर्टेंट है। When the lawful charges of the bailey in respect of the goods paid are not paid, उसने जो आपकी बिल्ली को दूध पिलाया था, उसने जो आपकी बिल्ली को दूध पिलाया था, वो आपने उसको पैसे नहीं दिए। He may retain the goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them. तो वो आप कह सकता है कि बिल्ली मैं तुम्हें नहीं दूंगा जब तक मुझे वो पैसे ना मिल जाएं जिसकी मैंने हिफाजत की थी। या आपने अपने दोस्त को गाड़ी दी रखवाने के लिए, तो उसने कहा यार पार्किंग की जगह तो नहीं है मेरे पास, चलो तुम नहीं हो, मैं मेरे घर के पास एक पार्किंग है वहाँ गाड़ी रखवा दूंगा और इसके इतने पैसे होंगे। अब आप उसको वापस नहीं कर रहे तो वो आपकी गाड़ी को अपने पास रख सकता है until he receives such remuneration. The rights of the bailey to retain the goods is known as particular, इसको अपने पास रखे रहना और वापस ना करने का हक इसको कहते हैं particular lien. A particular lien is available to a bailey only against those goods on which some skill and labor have been expended by him, जिस पे उसने कुछ किया हो. But if the bailey does not complete the work within agreed time or a reasonable time, he cannot exercise the right of lien. आपने दर्जी से कहा था कि भाई 5 तारीख तक कपड़े मिल जाएंगे, उसने पर्ची पे लिख के दिया था हाँ मिल जाएंगे। अब उसने वक्त पे सिए नहीं और अब वो कह रहा है कि मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। यानी एक्स्ट्रा कोई उसने खर्चा संभालने का जो एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई मैं तो मुझे दिन ज्यादा लगे तो खर्चा भी ज्यादा तो नहीं होगा। ऑल्सो इफ यू वॉलंटरली परमिट्स अ बेलर टू रीगेन पोजीशन ऑफ द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ द चार्जेस, ही कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। या वो खुद खुशी खुशी कहता है कि कोई मसला नहीं है और मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा, वो उसने खुद ने कह दिया, तो फिर वो रिटेन ऑफ गुड्स नहीं कर सकता। सर इसके बाद हमारे पास है प्लेज। प्लेज में हमने अभी यही देखा था सॉरी टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में हमने काफी डिटेल में वहां देख लिया कि एक है फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और एक है स्पेसिफिकली जो नीचे आ रही है ऑन ग्रेटिशियस बेलमेंट। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट में डेथ पर या अगर फिक्स पीरियड के लिए थी और वक्त से पहले ले ली तो कहानी खत्म। अदरवाइज ऑटोमेटिक टर्मिनेशन में एक्सपायरी ऑफ टाइम कंप्लीशन, ये भी हम देख चुके हैं वाइट बोर्ड पे, और इनकंसिस्टेंट गुड्स, यूज ऑफ गुड्स या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे भी बेलमेंट खत्म हो जाती है। सर इसके बाद है प्लेज। आपकी किताब में फाइंडर ऑफ गुड्स यहाँ कवर किया हुआ है, जिसको हम अपने कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ कवर कर चुके हैं। इसके बाद है प्लेज। प्लेज अभी हमने देखा कि बेलमेंट ऑफ गुड्स ही है, यानी ये बेलमेंट की ही टाइप है एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, इसको हम कहते हैं प्लेज। वही बैंक वाली मिसाल, जो देता है उसको प्लेजर और जिसको दी जाती है उसको प्लेजी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज की जा सकती है, डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएबल्स प्लेज किए जा सकते हैं, बट डिलीवरी इसमें वही जरूरी है टू कंप्लीट अ प्लेज एंड दैट कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। अच्छा जी, राइट्स ऑफ प्लेजर और राइट्स ऑफ पोनर, जिसको हम प्लेजर भी कहते हैं, वो तकरीबन वही राइट्स हैं क्योंकि वो बेलर भी होता है। लेकिन यहाँ पर रिटेनरशिप के राइट को यानी कुछ को रिटेन कर सकता है जो एक्स्ट्रा है, वो भी हम देखने जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हम इसके डिफरेंसेस भी देखेंगे। सबसे पहला राइट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइट ऑफ रिटेनर। तो जो पॉनी है यानी जो प्लेजी है यानी जो बैंक है, वो गुड्स को रिटेन भी कर सकता है। मे रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर, अगर उसको डेट की पेमेंट ना मिले यानी 5 लाख ना मिले या उस पर कोई इंटरेस्ट था वो ना मिले, या लेट से उसने आपके डॉक्यूमेंट्स जो लिए थे, 5 लाख के, उसको रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के बाद वो 5 लाख रुपए रिटेन कर सकता है। 5 लाख के
वो ऐसे थे कि हर थोड़े-थोड़े टाइम में उस पे कोई स्टैम्प लगवाना पड़ता था वरना वो एक्सपायर हो जाते थे। तो जो उस पे नेसेसरी खर्चे करता था, आपने उसको वो भी पे करने हैं। अगर आपने नहीं करे, तो फिर वो ये कह सकता है कि मैं आपको गुड्स वापस नहीं करूँगा और ये मेरे पास रखे रहेंगे और जब आप ये मुझे पैसे देंगे, तो ही वापस होंगे। अच्छा जी, राइट ऑफ रिटेनर फॉर अदर एडवांसेस। मिसाल के तौर पे आपने बैंक को एक कर्जा दिया, बैंक से कर्जा लिया और वो ख़त्म होते ही वो डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास ही पड़े थे और आपने एक और ले लिया, तो अब बैंक उसको इन डॉक्यूमेंट्स को दूसरे के लिए भी यूज़ कर सकता है। इट इज़ द प्रिजम्पशन दैट व्हेन द पॉनी लेंड्स मनी यानी बैंक टू द सेम पॉनर आफ्टर द डेट ऑफ प्लेज ऑफ द राइट आफ्टर द डेट ऑफ द प्लेज, यानी प्लेज की डेट के बाद बैंक ने आपको फिर से कर्जा दिया उसी बंदे को, the right of retainer over the pledged goods extends to subsequent advances। जो pledged goods थी, जो उसके बाद रखवाई हुई थी, सिक्योरिटी थी, वो subsequent advances पे भी extend की जा सकती है unless otherwise agreed upon। सर इसका क्या मतलब है? प्रिजम्पशन यही है, बाय डिफॉल्ट यही है कि की जा सकती है, लेकिन अगर बैंक और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो ये हुआ हो कि ये वाली सिक्योरिटी सिर्फ इसी पर्टिकुलर लोन के अगेंस्ट है, फिर नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसी बात नहीं हो तो हो सकती है। नेक्स्ट है राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जो पॉनी है इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज। अगर कोई उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस खर्चा किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा वो होता है जो रूटीन से हट के होता है, तो उसके केस में भी वो आपसे ले सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, लिखा नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे की वजह से वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने कहा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको किताब से रीड भी करेंगे। तो जहाँ पर नेसेसरी एक्सपेंसेस थे उस पर तो वो राइट टू रिटेन इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थे वहाँ पर वो आपसे गुड्स रिटेन नहीं कर सकता, सिर्फ सू कर सकता है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको गुड्स वापस कर देगा। अच्छा जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सिंपल सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये एग्जांपल लाजमी देखिएगा, बल्कि अभी हम देख ही लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए प्लेज गोल्ड विद बी अगेंस्ट अ लोन ऑफ 1 लाख और उस पर 15% इंटरेस्ट था। बीइंग कंसर्न विद द ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ चोरी डकैती इन द सिटी, बी ने इंश्योर्ड करवा दिया गोल्ड, यानी जिसको आप पास आपने रखवाया था, जिसने आपको लोन दिया था, उसने इसको इंश्योरेंस करवा ली। एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट बी क्लेम द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सम। Here the claim of B is valid as the expenses were made for the preservation of goods। लेकिन ये extraordinary charges की मद में अगर हैं, यानी इसको extraordinary treat किया जा रहा है, तो इसके against वो goods retain नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप उसको ये पैसे नहीं देंगे तो वो आपको sue जरूर कर सकता है। राइट्स अगेंस्ट ट्रू ऑनर व्हेन द ओनर्स टाइटल इज डिफेक्टिव। यकीनन अगर आपने बैंक से कर्जा लिया और बैंक के पास लेट से अपने जो भी घर के डॉक्यूमेंट्स वो रखवा दिए, लेकिन आपका उस पर टाइटल डिफेक्टिव था, यानी आपने भी किसी से चोरी डकैती से लिया था, तो when the owner has obtained possession of the goods pledged by him under a voidable contract, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith। तो वही वाली बात है, अगर इसको नहीं पता ये बात, तो फिर उस पर कोई ये नहीं कह सकता कि उसका राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर है। सर हमें बात समझ नहीं आई, इसको फिर से देखते हैं। आपने बैंक ने आपको लोन दिया और जो आपने उसके पास चीज रखवाई वो आपकी नहीं थी, ठीक है? तो जो व्हेन द ओनर हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ द गुड्स प्लेज बाय हिम अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी फ्रॉड से आपने कोई चीज पकड़ी और जो आपने प्लेज करवा दी, बट द कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म नहीं हुआ, यानी उसके पास राइट था जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मगर वॉइडेबल है। द पॉनी अक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स, यानी आपने जिसके बाद रखवाई है, कोई आके उसको ये नहीं कह सकता ये मेरा है मुझे वापस करो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था और इसके अगेंस्ट आपका लोन फंसा हुआ है। अगर आपको पता होता और आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते, तो फिर इस केस में आप इसके ऊपर गुड टाइटल नहीं रखते, यानी राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर आपका एस्टेब्लिश नहीं होता। अगर पॉनर डिफॉल्ट कर जाए, इफ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, वक्त पे पेमेंट ना करे या परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस ना करे, तो पॉनी उसके ऊपर सू भी कर सकता है और अब उसकी चीज को एक रीजनेबल टाइम देने के बाद सेल भी कर सकता है। सर ऊपर राइट्स ऑफ रिटेन था कि वापस नहीं करेगा, लेकिन अब अगला पैसे दे ही नहीं रहा,
शो भी कर सकता है और उसको एक रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल देने के बाद कि मैं मिसाल के तौर पे 3 महीने बाद 4 महीने तक अगर तुमने पैसे नहीं दिए मैं बेच दूंगा, और बेच देगा। और अगर कुछ ज़्यादा पैसे आए तो वो वापस भी करेगा, और कम आए तो मजीद डिफरेंशियल उससे लेगा भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेच भी सकता है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हैं राइट्स ऑफ ऑनर, यानी आपके राइट्स, लोन लेने वाले के राइट्स। ये बहुत सिंपल है, ये सीधे सीधे हैं, आप देख सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास प्लेज बाय नॉन ओनर। इसकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट डाउन द प्लेज बाय नॉन ओनर्स। और इसके अंदर हमने यही पहला देखा कि प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा हमने देखा अभी लिस्ट के अंदर प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन एंड अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा हमारे पास जो भी हमने देखा बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, वही फ्रूट वाली मिसाल, फ्रूट वाले की मिसाल। चौथी भी हमने भी देखी थी कि अगर बायर के पास गुड्स ना मिले हों, चश्मे वाली मिसाल। और पांचवी को ओनर, यानी एक से ज्यादा ओनर हो। इसको एक एक बार रीड भी कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो। अब हम देखने चले हैं प्लेज बाय नॉन ओनर्स। तो प्लेज बाय नॉन ओनर्स देखने के लिए हमें, अभी हमने देखा भी था और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको मजीद, कि अगर प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट ये होगा कि अगर आपका कोई एजेंट है जिसको एज अ प्रिंसिपल आपने अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन वो ये सारी चीज़ों पे पूरा उतरता है, तो और बैंक उसको लोन दे देता है चीज़ें गिरवी रख के, तो बैंक को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन एजेंट के पास पोजीशन ऑफ द गुड्स थे, घर के डॉक्यूमेंट्स उसने आपने उसके पास रखवाए हुए थे, और वो आपके बिजनेस के लिए ही निकला था, गुड्स को प्लेज करवाने के लिए, यानी उसी के नाम पे। और पोनी ने एक्ट इन गुड फेथ, पोनी को नहीं पता था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एजेंटशिप के रिलेशन में ये होता है कि आप, अगर आपको नहीं पता कि इसको अथॉरिटी नहीं, तो आप यही समझेंगे इसके पास है। तो अगर नहीं पता और बैंक ने उसको लोन दे दिया और डॉक्यूमेंट्स प्लेज कर लिए, तो इसको हम यही कहेंगे कि ये इफेक्टिव प्लेज है। नेक्स्ट है प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन एंड अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने पीछे देखा प्लेज बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, कि वही फ्रूट वाले ने फ्रूट बेच दिया था, आपने कहा इसको रखो मैं आता हूँ, और इसने आगे किसी को बेच दिया, आगे बेचा नहीं, किसी के पास सिक्योरिटी प्लेज करवा दिया, और आप जिसको प्लेज करवाया बैंक के पास अगर रखवा दिया और बैंक को नहीं पता ये माल बिक चुका है, तो ये इफेक्टिव प्लेज होगा। सिमिलरली आप अभी किसी का चश्मा लेकर आए थे और आपने ख़रीदा नहीं था, लेकिन अगेन प्लेज करवा दिया, और अगर आप ये प्रूव कर दें कि मेरा ही है और अगले को नहीं पता ये इसका नहीं है, तो अगेन इफेक्टिव प्लेज होगा। और बाय को ओनर में प्लेज बाय को ओनर इन पोजीशन, जो को ओनर इन पोजीशन हो, यानी दो दो लोग एक गाड़ी के मालिक हैं और एक के पास वो होती है, और अगर वो जाके इसको प्लेज करवा ले तो ये प्लेज वैलिड होगा। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट है डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बहुत सिंपल से डिफरेंसेस हैं, इसको आप लाजमी देखिएगा। तो चलें जी, फिर आपका कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।